अगर आपके पास एक प्रीशियस बॉक्स है जो कि आपको मिला है लेकिन आपका नहीं है और न ही आपको पता है कि वो बॉक्स किसका है, तो अब दो बंदे आपके पास आते हैं। एक कहता है कि ये मेरा है और दूसरा कहता है कि नहीं ये मेरा है। आपको समझ नहीं आ रही कि ये बॉक्स किसका है, तो अब आप कोर्ट में जाकर इंटरप्रेटर सूट फाइल कर सकते हैं। आप कोर्ट से ये बात बोलेंगे कि ये बॉक्स मुझे मिला है लेकिन ये मेरा नहीं है और मुझे नहीं पता कि ये बॉक्स इन दो बंदों में से किसका है। तो ये बॉक्स इन दो बंदों में से जिसका भी होगा कोर्ट उसके हैंड ओवर करेगी और जो बंदा सूट फाइल करेगा यानी कि जिस बंदे को बॉक्स मिला था वो अपना एक्सपेंस क्लेम करेगा, जो भी एक्सपेंसेस वो सूट फाइल करते वक्त उस बंदे ने बर्दाश्त किए हैं। तो यही आज का हमारा टॉपिक है, इंटरप्रेटर। The Code of Civil Procedure 1908, Section 88 and Order 35। आज हम देखेंगे कि इंटरप्रेटर सूट का क्या मतलब है, किस बंदे के अगेंस्ट इंटरप्रेटर सूट फाइल किया जा सकता है और किसके अगेंस्ट फाइल नहीं किया जा सकता, और जो बंदा इंटरप्रेटर सूट फाइल करेगा वो उसमें कौन कौन सी प्ली ले सकता है। Section 88, where interpreter suit may be instituted, where two or more persons claims adversary to one another to same debt, sum of money or other property, movable or immovable, from another person who claims no interest therein other than for charges or cost, and who is ready to pay or deliver it to the rightful claimant. Such other person may institute a suit of interpreter against all the claimants for the purpose of obtaining a decision as to the person to whom the payment or delivery shall be made and of obtaining indemnity for himself। तो बेसिकली सेक्शन 88 ये बात कहती है कि जब दो या दो से ज्यादा लोग एक दूसरे के अगेंस्ट क्लेम करते हैं किसी डेब्ट से रिलेटेड या मनी से रिलेटेड या फिर मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मसला हो और ये सब किसी थर्ड पर्सन से क्लेम कर रहे हैं और वो जो थर्ड पर्सन है इसका उस प्रॉपर्टी के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है सिवाय इसके कि जो एक्सपेंसेस वो बंदा सूट फाइल करते वक्त करता है। बेसिकली इस थर्ड पर्सन को नहीं पता कि ये प्रॉपर्टी डेब्ट्स मनी वगैरह किसकी है और किसको देनी है, तो अब ये थर्ड पर्सन कोर्ट में जाकर सूट फाइल करेगा तो कोर्ट वो प्रॉपर्टी वो अमाउंट वो डेब्ट इस थर्ड पर्सन से लेकर उन दो में से किसी एक पर्सन को देगी जो कि क्लेम करते हैं कि ये प्रॉपर्टी ये डेब्ट या ये अमाउंट उनकी है, और जो थर्ड पर्सन सूट फाइल करेगा वो सूट फाइल होने में जितना भी एक्सपेंस आता है वो एक्सपेंस वो बंदा क्लेम कर सकता है। Provided that where any suit is pending in which the rights of all parties can properly be decided, no such suit of interpreter shall be instituted। इसकी प्रोविजो ये बात कहती है कि किस वक्त इंटरप्रेटर सूट फाइल नहीं किया जाएगा। अगर एक सूट ऑलरेडी पेंडिंग है उसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड और उन्हीं पार्टीज के बिटवीन जो कि ये बात क्लेम करती हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, वो सूट डिसाइड हो जाएगा कि वो प्रॉपर्टी इन दो बंदों में से किसकी है और किसकी नहीं है, तो उस कंडीशन में इंटरप्रेटर सूट फाइल नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर एक सूट ऑलरेडी चल रहा है उसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड और उन्हीं पार्टीज के बिटवीन, तो उस वक्त इंटरप्रेटर सूट फाइल नहीं किया जा सकता। ऑर्डर 35 इंटरप्रेटर। ऑर्डर 35 रूल 1 प्लेंट इन इंटरप्रेटर सूट्स। In every suit of interpreter, the plaintiff shall, in addition to other statements necessary for plaintiffs, state। ऑर्डर 35 रूल 1 ये बात कहता है कि जैसे कि प्लेंट में जो लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जैसे कि कॉज ऑफ एक्शन, कोर्ट फीस, जो सेक्शन वगैरह, फैक्ट्स, ये सब चीजें इंटरप्रेटर सूट में लिखी जाएंगी और इसके साथ ये तीन बातें और भी लिखी जाएंगी। ए that the plaintiff claims no interest in the subject matter in dispute other than for charges or cost। प्लेंटिफ को ये बात मेंशन करना लाजमी होगी कि इस सब्जेक्ट मैटर में, इस प्रॉपर्टी में, इस अमाउंट में प्लेंटिफ का कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो एक्सपेंसेस हुए हैं सूट फाइल करते वक्त वो प्लेंटिफ क्लेम कर सकता है और वो सब्जेक्ट मैटर वगैरह जिसको देना है वो जिस मर्जी को दिया जाए उसमें प्लेंटिफ का कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। B. The claims made by the defendant severally and जितने भी डिफेंडेंट्स होंगे वो अपना क्लेम सेपरेट करेंगे और ये बात इंटरप्रेटर सूट में मेंशन करना लाजमी होगी। C. That there is no collusion between the plaintiff and any of the defendants।
प्लेंटिफ ये बात भी इंटरप्रेटर सूट में मेंशन करेगा कि मेरा किसी भी डिफेंडेंट के साथ कोई डिस्प्यूट नहीं है, बल्कि जो ये डिस्प्यूट है वो डिफेंडेंट्स का आपस में है, ना कि प्लेंटिफ के साथ है। ऑर्डर 35 रूल 2 पेमेंट ऑफ थिंग्स क्लेम इनटू कोर्ट where the things claim is capable of being paid into court are placed in the custody of the court, the plaintiff may be required to so pay or place it before he can be entitled to any order in the suit. Order 35 Rule 2 इसमें ये बात बताई गई है जहाँ पर ऐसी चीज है जिसको कोर्ट में दिया जा सकता है तो प्लेंटिफ वो अमाउंट, वो प्रॉपर्टी वगैरह कोर्ट में जमा करवा सकता है। Rule 3 Procedure where defendant is suing plaintiff where any of the defendants in an interpreter suit is actually suing the plaintiff in respect of the subject matter of such suit, the court in which the suit against the plaintiff is pending shall, on being informed by the court in which the interpreter suit has been instituted, stay the proceeding as against him, and his cost in the suit to stay may be provided for in such suit, but if and in so far as they are not provided for in that suit, they may be added to his cost incurred in the interpreter suit. रूल 3 में ये बात बताई गई है अगर इंटरप्रेटर सूट वाले डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ के अगेंस्ट किसी दूसरी कोर्ट में सूट फाइल किया तो अब इंटरप्रेटर सूट जिस कोर्ट में फाइल हुआ वो कोर्ट पहले वाली कोर्ट को इन्फॉर्म करेगी जहां पर सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड सूट पेंडिंग है। तो अब जो सूट जो के डिफेंडेंट ने फाइल किया था इस सूट को रोक दिया जाएगा और जो भी सूट स्टे होगा उसकी कास्ट वगैरह भी पे की जाएगी। लेकिन अगर इस सूट में कॉस्ट नहीं दी जाती तो इंटरप्रेटर सूट में पहले वाले सूट की और इंटरप्रेटर सूट की दोनों की कॉस्ट इंटरप्रेटर सूट वाले प्लेंटिफ को पे की जाएगी। ऑर्डर 35 रूल 4 प्रोसीजर एट फर्स्ट हियरिंग एट द फर्स्ट हियरिंग द कोर्ट में declared that the plaintiff is discharged from all liability to the defendants in respect of the thing claimed, award him his cost and dismiss him from the suit। और रूल 4 सब रूल 1 में ये बात बताई गई है जब सूट फाइल किया जाएगा जो फर्स्ट हियरिंग होगी इसमें कोर्ट क्या करेगी। सबसे पहले कोर्ट प्लेंटिफ को इसकी जो भी लाइबिलिटीज वगैरह हैं उससे प्लेंटिफ को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और इंटरप्रेटर सूट से प्लेंटिफ को डिसमिस कर दिया जाएगा और जो भी कास्ट आई होगी, जो भी प्लेंटिफ ने इंटरप्रेटर सूट को फाइल करते वक्त खर्चा किया होगा वो तमाम एक्सपेंसेस, वो तमाम खर्चे प्लेंटिफ को पे किए जाएंगे। B. If it thinks that justice or convenience so required, retain all parties until the final disposal of the suit। अगर कोर्ट ये समझती है कि नहीं जस्टिस के लिए तमाम पार्टीज को इस वक्त तक रहना चाहिए जब तक कि सूट मुकम्मल तौर पर डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता तो कोर्ट प्लेंटिफ को या किसी भी पार्टी को सूट से डिसमिस नहीं करेगी बल्कि वो उसको पार्टी बना के रखेगी जब तक के सूट मुकम्मल तौर पर डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता। सब रूल 2 where the court finds that the admissions of the parties or other evidence enable it to do so, it may adjudicate the title to the things claimed। सब रूल 2 में ये बात बताई गई है एट द फर्स्ट हियरिंग अगर पार्टी एडमिशन करती है तो कोर्ट फिर डिसीजन देगी कि इस पार्टी ने इस क्लेम को एडमिट कर लिया, इसलिए कोर्ट फैसला सुनाती है। Sub Rule 3 where the admission of the parties do not enable the court so to adjudicate, it may direct a that an issue or issue between the parties be framed and tried and अगर कोर्ट एडमिशन होने के बाद भी डिसीजन नहीं देती यानी कि पार्टीज के एडमिशन के बाद भी कोर्ट ये डिसाइड नहीं कर पाती कि ये प्रॉपर्टी किसको दी जाए तो उस कंडीशन में कोर्ट इश्यूज फ्रेम करने का ऑर्डर पास करेगी और उसके बाद उस केस को प्रॉपर ट्रायल किया जाएगा। B. Did any claimant be made a plaintiff in lieu of or in addition to the original plaintiff and shall proceed to try the suit in the ordinary manner। और कोर्ट किसी भी डिफेंडेंट को प्लेंटिफ बना सकती है और किसी भी प्लेंटिफ में एडिशन कर सकती है और फिर जिस तरह से बाकी तमाम सिविल सूट्स ट्रायल किए जाते हैं उसी तरह से इंटरप्रेटर सूट को भी ट्रायल किया जाएगा।
Rule 5. Agents and tenants may not institute interpreter suit. Nothing in this order shall be deemed to enable agent to sue their principals or tenant to sue their landlords for the purpose of compelling them to interpret with any persons other than persons making claim through such principals of the landlords. तो बेसिकली रूल 5 ये बात कहता है कोई भी इंटरप्रीटर सूट एजेंट अपने प्रिंसिपल के अगेंस्ट नहीं फाइल कर सकता और ना ही जो टेनेंट है वो अपने लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट इंटरप्रीटर सूट फाइल नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल ए प्रिंसिपल है, बी एजेंट है और सी थर्ड पर्सन है। अगर ए ने एक ज्वेलरी बॉक्स बी को दिया कि ये अपने पास रखो और सी बी को ये बात कहता है कि ये ज्वेलरी बॉक्स मुझे दो क्योंकि ए ने मुझसे फ्रॉड करके ये बॉक्स लिया है, तो अब बी ए और सी के अगेंस्ट इंटरप्रीटर सूट फाइल नहीं कर सकता क्योंकि बी एजेंट है और ए प्रिंसिपल है। तो कोई भी एजेंट अपने प्रिंसिपल के अगेंस्ट इंटरप्रीटर सूट फाइल नहीं कर सकता। इसकी एक और एग्जांपल कुछ ऐसी है, एजेंट प्रिंसिपल के अगेंस्ट और किसी थर्ड पर्सन के अगेंस्ट इंटरप्रीटर सूट फाइल कर सकता है। ए ने बी के पास एक ज्वेलरी बॉक्स रखवाया और फिर ए ने ये लेटर सी को लिखा और कहा कि मैंने जो आपका डेब्ट देना है, जो आपका कर्जा देना है, तो मैंने एज अ सिक्योरिटी ज्वेलरी बॉक्स बी के पास रखवा दिया है। ए कहता है बी को कि मैं ये सिक्योरिटी के तौर पर आपके पास रखवा रहा हूँ और जब मैं सी को डेब्ट पे कर दूंगा उस वक्त मैं आपसे ये बॉक्स ले लूंगा। तो अब ए कहता है कि मैंने सी को डेब्ट पे कर दिया, अब मुझे मेरा बॉक्स वापस करो। लेकिन सी कहता है कि नहीं, इसने मेरे डेब्ट्स मुझे वापस नहीं किए, इसने मेरा कर्जा मुझे वापस नहीं किया, ये बॉक्स मुझे दो। ए कहता है मुझे दो और सी कहता है कि नहीं मुझे दो। तो ऐसी सूरत में इंटरप्रीटर सूट फाइल किया जा सकता है। रूल 6. चार्ज ऑफ प्लेंटिफ कॉस्ट. Where the suit is properly instituted, the court may provide for the cost of the original plaintiff by giving him a charge on the thing, claim or in some other effectual way. रूल 6 में ये बात बताई गई है, जो भी प्लेंटिफ है जिसने इंटरप्रीटर सूट फाइल किया है, तो इस प्लेंटिफ को इंटरप्रीटर सूट फाइल करते वक्त जो भी एक्सपेंसेस आए हैं वो एक्सपेंसेस इस प्लेंटिफ को पे किए जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको समझ आया हो कि किस बंदे के अगेंस्ट इंटरप्रीटर सूट फाइल किया जा सकता है और इंटरप्रीटर सूट क्या है, तो हमारा चैनल आदमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। और अपने फ्रेंड्स एंड फेलो के साथ आज के लेक्चर को आदमी शेयर करें ताकि वो भी इजीली समझ सकें कि इंटरप्रीटर सूट क्या है। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।